महसूस होती है, चेहरे पे चवनिया मुस्कान आता है, तो वो चमनिया मुस्कान के पीछे कौन सा नॉर्मल 70 से 72 होता है, लेकिन बढ़ जाए तो टेकीकार्डिया, घट जाए ब्रेडीकार्डिया। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय का जो बेसिकली फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना होता है। मैंने पसीना वाला एग्जांपल दिया। बहुत ज्यादा गर्मी कर रही है तो हमारा शरीर अंदर को मेंटेन करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का पहला सब्जेक्ट, एक तरीके से बेसिक सब्जेक्ट कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड इसी में आपको कुछ और भी चीज़ें पढ़नी है, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। तो ये आज के चैप्टर 1 का पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग ये वाला पार्ट कवर करेंगे, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड पार्ट 2 इसका जो क्लास होगा उसमें वेरियस टर्मिनोलॉजीज का डेफिनेशंस भी देखेंगे। ठीक है। अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। एंड 15 में से जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3, ये बहुत बेसिक चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर मैंने बताया आपको स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के बारे में है। एंड फिर टिश्यूज़ के बारे में है। एंड आपको पता होगा कि हमारे बॉडी का जो निर्माण होता है, हमारे शरीर का जो निर्माण होता है, वो उसकी आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? सेल है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। सेल के ग्रुप बनने से, सेल जब आपस में एक जगह इकट्ठा होता है तो वो टिश्यूज़ बनता है। एंड टिश्यूज़ से अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। एंड ऑर्गन सिस्टम से फिर आपका बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, इस तरीके से हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। ठीक है। खैर, हमारा चैप्टर नंबर 1 है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक पॉइंट्स। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो एनाटॉमी है, जैसे सब्जेक्ट का नाम है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ HAP, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एनाटॉमी है तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। जबकि फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शन। अच्छा, ये बताने के लिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना का अध्ययन करना, वो एनाटॉमी कहलाता है। जबकि फिजियोलॉजी में हम लोग उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। सर समझ नहीं आया। एक बेसिक सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपका ह्यूमन हार्ट है, मानव दिल है ना, ह्यूमन हार्ट है। अगर इसको पहचानेंगे तो इसको पहचानो, क्या है भाई? एकदम असली वाला दिल दिख रहा है, ह्यूमन हार्ट इसको कहते हैं, ह्यूमन हार्ट कहते हैं। अच्छा, ह्यूमन हार्ट का अगर मैं बात करूंगा एनाटॉमी का, तो एनाटॉमी में जब भी बोलूंगा तो क्या पढ़ेंगे? तो एनाटॉमी, जब हार्ट की एनाटॉमी पढ़नी हो तो वहां पर उसके स्ट्रक्चर की बात होगी। किसकी बात होगी? स्ट्रक्चर की बात होगी। जबकि अगर हम इसके फिजियोलॉजी की बात करेंगे, किसका? इसका फिजियोलॉजी का बात करेंगे, तो फिजियोलॉजी में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? फंक्शन की स्टडी करते हैं। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, फंक्शन का मतलब होता है कार्य। जबकि स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या? संरचना। संरचना मतलब उसका आकार। जैसे अब मान लो ह्यूमन हार्ट के एनाटॉमी की मैं बात करूं कि बताओ इसका एनाटॉमी क्या है, तो कोई बच्चा बता सकता है मेरे को एनाटॉमी क्या होगा? तो एनाटॉमी में क्या कहोगे, क्या लिखोगे कि भाई ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? बनावट कैसा होता है ना, तो इसका ट्रायंगुलर शेप होता है, कह सकते हैं कोनिकल शेप होता है, प्लस इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कुछ कुछ बच्चों को पता भी होगा कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर उसमें कितने लेयर होते हैं बताइए? किसी बच्चों को पता है हार्ट का कितना लेयर होता है? ह्यूमन हार्ट का कितना लेयर होता है? कोई बच्चा बताएगा हार्ट में लेयर कितना होता है? देखो भाई, क्लास में जो कमेंट बाजी कर रहे हैं फालतू का, आलतू फालतू का, तो वो करिए नहीं, क्योंकि मैं उसको लिटरली बता रहा हूँ, मैं उनको बिल्कुल इग्नोर करता हूँ। ठीक है। तो सारे बच्चे जो मन लगाकर पढ़ रहे हैं उनके बातों को ध्यान से सुनिए।
जो मैं बोल रहा हूँ कमेंट में लिखने वही लिखिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज ये कोर्स खरीदने से कोई डी फार्मा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। अदरवाइज बैक दबा दबा के लगते हैं, ठीक है ना। आज मैंने अपने इंस्टा पे एक वीडियो पोस्ट किया था, एक तरीके का मीम है, लेकिन उस मीम के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करना है कि बाबू इतना भी आसान नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर बैक क्लियर नहीं होगा, अंतिम में छोड़ दोगे, ठीक है। यही होता है, यहाँ पर बैक बहुत ज़्यादा लगता है। ध्यान रखना, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, उसका बनावट कैसा, उसमें कितने लेयर होते हैं। 3 लेयर होता है। सबसे बाहरी को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, बीच वाले को मायोकार्डियम, अंदर वाले को एंडोकार्डियम कहते हैं, है ना। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ फिजियोलॉजी की। एक बेसिक आपको बताइए, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, उसका कार्य, हमारे मानव हृदय का, ह्यूमन हार्ट का कार्य क्या है ना। बताइए कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन मैं बता रहा हूं ना कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन होता है, बताओ, मानव हृदय का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है, पंप करना होता है। देखो ये बॉलीवुड वाले फालतू का हार्ट को बदनाम किए हुए हैं। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार। अरे भाई दिल लगा लिया, दिल लगाने वाली चीज है ही नहीं, दिल तो बेचारा है जी। हाँ, दिल का काम बस एक है, प्यार से कोई लेना देना नहीं है दिल का। अभी तक जितने भी आपने प्यार रिलेटेड मूवीज देखे होंगे या गाने देखे होंगे, उसमें दिल का जिक्र जरूर होता है, दिल से प्यार करते हैं, है ना। लेकिन दिल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, कभी भी भूल कर भी इसकी फिजियोलॉजी में प्यार से रिलेटेड नहीं है। हमारा बॉडी में एक हार्मोन होता है, किसी को पता है, लव हार्मोन है, कुछ बच्चे होशियार हैं। देखिए हमारे बॉडी में एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्या है हार्मोन का नाम, ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन कहते हैं। इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जब भी आप, है ना, फैक्ट बताऊं, कोई बोलता है ना कि हमको सिर्फ तुम ही से प्यार है और किसी से प्यार नहीं है। अगर कोई लड़का, खास करके लड़का लोग ये बोलता है ना, लड़का लोग ये बोलता है अपनी प्रेमिका से कि सिर्फ तुमको ही देखता हूं, तुम ही से प्यार आता है, तो सरासर झूठ बोल रहा है ना। या तो फिर उसके सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वो आपसे भी प्यार नहीं करता है। क्योंकि ये साइंस कहता है, जब भी आप किसी आकर्षक चीज को देखते हैं एंड लगातार थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं, 15 से 20 सेकंड भी रेगुलर देख लेते हैं, एक आध मिनट तक रेगुलर देख लेते हैं, और आपको, समझ रहे बात को, इंटरनली थोड़ा मन में लड्डू फूटा, वही वाली चीज है, तो इंटरनली थोड़ा थोड़ा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। क्या बोल रहा हूं, आकर्षक चीज। आकर्षक मतलब क्या हुआ, जो आपको आंखों को भाती हो, जो आपको थोड़ा अच्छी लगती है, और यार देखो कितना, है ना। हाँ, अपने मन ही मन, तो इंटरनली थोड़ा बेटर फील होता है, थोड़ा आप, थोड़ा होता है ना, हेजिटेशन होने लग जाए या क्या कहे नहीं कहे, तो उस समय वो चीज़ें, उसी समय आपके बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। अगर किसी का आप हाथ पकड़ते हो, अगर किसी का हाथ, मतलब अब लड़का लड़का का हाथ पकड़ेगा तो क्या ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा भाई, अरे रिलीज हो रहा था, दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर कभी, जैसे आपकी प्रेमिका है, उसका आप हाथ पकड़ते हैं या फिर थोड़ा साथ बैठते हैं, थोड़ा मीठी मीठी बातें करते हैं, तो जब तक प्यार रिलीज हो रहा होता है ऑक्सीटोसिन। एंड देखना शुरू में खूब प्यार करेगा, खूब मन से, लपो चप्पो एकदम, बेबी खाना खाई, होता है ना। हाँ, क्योंकि उसमें खूब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है। लेकिन एक समय आने के बाद दोनों में खूब झगड़ा होने लग जाता है। अरे होता है ना, काहे जानते हो, क्योंकि हमारा शरीर भी थक जाता है कि का इसको देख के इतना ऑक्सीटोसिन तुम्हारा रिलीज कर दिया है ना, कि अब मन नहीं करता ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का। और हमरे में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा नहीं, जैसे कि प्यार, वो वाला प्यार आ नहीं पाता है, झगड़ा हो जाता है। समझ रहे बात को। हाँ, जब नया नया होता है ना, तो ब्रेन को भी समझ रहे, आपको अच्छा लग रहा है, ब्रेन को मैसेज किया, पटाख देख के ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, एंड जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, आप एकदम से, तो ही हमर बाबू, तो ही हमर सोना, तोरे में बसा परान, ये वाली फीलिंग आएगी। लेकिन जब कुछ दिन हो जाता है, लंबा समय हो जाता है, तो आपको, आपका ब्रेन भी उस चीज को देख के ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं करता है ना। तब जब आप एक्चुअल में फिर भी प्यार करते, अपने तरफ से एफर्ट लगा के कि नहीं यार मेरी है, तो उसको अपना बना के रखना है, तब वो सच्चा प्यार होता है। क्योंकि शुरुआत में तो किसी को देख करके अच्छा, अरे बताओ सच बोल रहे हैं गलत, है ना। अरे बताओ सच बोल रहे हैं गलत, सही बोल रहे हैं ना, ऐसा ही फील होता है ना सबके साथ।
जी, तो यही चीज़ें होती हैं। तो जो प्यार वाला फैक्ट है ना, वो कहीं पे भी ह्यूमन हार्ट से लेना देना है ही नहीं, वो सब ब्रेन से होता है। एंड ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक सेक्शन है, सब आगे पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन वगैरह बनता है ना, ऑक्सीटोसिन वगैरह, जो ये चीज़ें प्यार वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, तो ह्यूमन हार्ट का जब अगर फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो फिजियोलॉजी में क्या हो जाएगा, ब्लड को पंप करना होता है, ब्लड को पंप करना, है ना, ब्लड को पंप करना इसका मेन कार्य होता है, ठीक है। हाँ, पंपिंग सिस्टम। देखो दिल, एगो गाना सुनो, दिल धक धक करने लगा, यानी दिल धक धक करने लगा मतलब नहीं, करते ही रहता है, ठीक है। और वो एक्चुअली धक धक मतलब हार्ट बीट कर रहा है, एंड हार्ट बीट कर रहा है, ध्यान रखना। तो हार्ट बीट करता है किस लिए, ताकि ब्लड को पंप कर सके। तो ये इसकी फिजियोलॉजी हो गई, समझ रहे बात को। देखो एनाटॉमी में बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, संरचना की अध्ययन करते हैं, जबकि फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शन यानी कार्य का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कार्य बोले तो ब्लड को पंप करना हुआ, कैसे, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहां पर क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना। क्या रहता है, देखो, द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्म अंडर टू डिसिप्लिन, यानी ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का अध्ययन करने के लिए सिस्टेमेटिक तरीके से दो चीजें हैं। एक तो एनाटॉमी है, एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी यानी फंक्शन, ठीक है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी है। एंड रिलेशनशिप विथ ईच अदर, यानी कि उस बॉडी ऑर्गन का, जैसे ह्यूमन हार्ट का आसपास के चौहद्दी, उसके लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, सुपीरियर कौन है, इन्फीरियर कौन है, आगे पीछे कौन है, सारी चीज़ें किससे क्या क्या रिलेशन रख रहा है, वो सारी चीज़ें एनाटॉमी में पढ़ते हैं। जबकि फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ दीज स्ट्रक्चर। फंक्शनिंग मतलब कार्य, वो कार्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब चीजें आपका फिजियोलॉजी में होता है, ठीक है। चलो, ओके अभिषेक जी, ध्यान से सुनिए। चलो ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा देखो, जिंदगी में तनाव, स्ट्रेस, टेंशन सब कुछ भरा हुआ है। एंड याद रखना, कोई भी नई चीज़ें आपका दिमाग तभी कैच करेगा जब आपको एक्चुअली उसमें मन लगेगा, है ना। आप ज़िंदगी में पहले से ही परेशान होंगे, पूरे दिन थके हारे होंगे, और क्लास में भी हम आ करके एनाटॉमी फिजियोलॉजी एकदम पढ़ते जाए ख़त्म कर दें, वो एनर्जी वाली बात नहीं है यार। जोश जवान है, थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ो, है ना। जब आपका अभी थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा ना ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ होगा, एक और केमिकल के बारे में बताते हैं। जब आप थोड़ा अच्छा कुछ सुनते हो, देखते हो, और थोड़ा खुशी महसूस होती है, चेहरे पे चमनिया मुस्कान आता है, तो वो चमनिया मुस्कान के पीछे कौन सा पता है, न्यूरोट्रांसमीटर है एक, डोपामिन, जो आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन। ये डोपामिन अगर रिलीज होगा तो आपको अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा, एंड ये अच्छा फील होने की वजह से आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और किसी भी नई चीज़ों को सीखने का समय आएगा तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे ना, आप देख करके थोड़ा सा तुरंत से अट्रैक्ट हो जाओगे, समझ रहे बात को। हाँ, तो इसलिए जरूरी है। चलो, क्या बोल रहा है, एनाटॉमी में क्या है, इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, कटिंग अप, यानी कट करना, ठीक है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, साइंस बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी है, जबकि फिजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी फंक्शन की, ठीक है। चलो, अब मेनली अब मैटर समझते हैं, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप का मतलब क्या होता है पता है, मेन टॉपिक यही था, स्कोप अक्सर एग्जाम में लिखने भी आता है। देखो, स्कोप का मतलब होता है कि जब आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो क्या सीखते हो, क्या फायदे होते हैं, उन सब चीज़ों को लिखना होता है, वो होता है स्कोप। तो वही बोल रहा है, देखो, द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मिलाकर, कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर फॉर्म फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस का नींव बनाने का काम, आधार बनाने का काम करता है। एंड देयर स्कोप इज वास्ट, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें आपको फायदे मिलेंगे। जैसे सबसे पहला क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड्स एन इसेंशियल बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि जो आपका, जब आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्या रहा, स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, बेसिकली जब ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको इसेंशियल बेस पता चलेगा कि उसका कार्य करने का शैली क्या है, समझ रहे बात को, स्ट्रक्चर कैसा है, एंड उसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि डिजीज, कोई भी बीमारी आपके शरीर में कैसे डेवलप हो रहा है,
ठीक है, जैसे समझो नॉर्मल केस में आपका हार्ट का काम करने का रेट कैसा होगा, बताओ किस रेट से वो बीट करता है, तो 70 से 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट। लेकिन अगर किसी का हार्ट फेल्योर का केस है, आप लोग सुने होंगे हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल में होता क्या है, हार्ट का जो ये पावर है ना वो कम हो जाता है, हार्ट उतनी एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, हार्ट बीट रेट घट जाता है। एंड जब हार्ट बीट रेट घट जाए तो उसके लिए मेडिकल साइंस में एक टर्म यूज होता है, बताओ किसी को पता है, किसी को पता है, आज मैं बता रहा हूं, सब लोग याद रख लेना। हार्ट बीट, देखो हार्ट बीट की मैं बात कर रहा हूं, अगर HBR हार्ट बीट का रेट अगर इनकेस बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए, यही हो सकता है, डिक्रीज हो जाए। अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया, उसको क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। जबकि है ना, है ना, अभी तो स्कोप शुरू ही किए हैं उत्कर्ष जी, ध्यान से सुनिए। डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया। क्या कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया, टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। अगर देखो आपका नॉर्मल हार्ट बीट का रेट क्या होता है, नॉर्मल हार्ट बीट रेट क्या होता है, बताओ बताओ। तो नॉर्मल हार्ट बीट रहता है 72 बीट पर मिनट, सबको पता है बीट पर मिनट। लेकिन इंक्रीज होना यानी अगर 100 से ज्यादा हो जाए, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा हो जाए दिल के धड़कन का दर, है ना, तो वहां पर आपको दिखेगा कि ये इंक्रीज हो गया है, यानी क्या हो गया है, टेकीकार्डिया हो गया है। अगर मोर देन 100 हो गया तो समझ जाओ ये टेकीकार्डिया है। एंड टेकीकार्डिया में जब आपका, याद करो हार्ट का ये सब चीज चेक करने के लिए, हार्ट की डायग्नोसिस के लिए कौन सा जांच कराया जाता है, कोई बताएगा, शालिनी यादव बताइए, प्रमोद कुमार, हार्ट के लिए कौन सा जांच, ईसीजी, वेरी गुड, एक बच्चा बता रहा है ईसीजी, हाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का जांच होता है। एंड जब आप देखेंगे टेकीकार्डिया में जब देखेंगे तो इस तरीके से इस तरीके से देखने को मिलेगा, यानी ये जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत ज्यादा अप डाउन ज्यादा रिपीटेटिव मिलेगा, क्योंकि हार्ट बीट का रेट ज्यादा हो गया है। जबकि ब्रेडीकार्डिया में लेस देन 60 से कम हो जाता है, 60 से कम हो जाता है अगर हार्ट बीट का रेट, देन उसको ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, एंड ब्रेडीकार्डिया में क्या होता है, ये जो स्लोप है वो बहुत दूर दूर पे दिखता है, इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से दिखता है, दूर दूर पे दिखता है, इस तरीके से दिखता है, तो वो ब्रेडीकार्डिया हो जाता है। टेकीकार्डिया में बहुत नजदीक दिखता है, इस तरीके से दिखता है, एकदम नजदीक, क्योंकि उस समय बहुत जल्दी हार्ट बीट कर रहा है, समझ रहे बात को, हाँ समझ रहे बात को, हाँ। तो ये चीजें पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कोई बीमारी कैसे डेवलप हो रहा है, चीजों को समझेंगे कब, जब आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। एंड आज के बाद से मैं कंफर्म कर दे रहा हूं, कभी भूलना मत, अगर हार्ट बीट रेट बढ़ जाए, देखो मेडिकल फील्ड में आए हो तो ये सब टर्म समझना होगा, अगर हार्ट बीट रेट बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। कैसे याद रखेंगे सर, अक्सर लोग कंफ्यूज जाता है, बढ़ जाए यानी ब्रेडीकार्डिया, नहीं, गलती हो जाए, बढ़ जाएगा तो बढ़ता कैसे है, टक 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 टक, यानी टेकीकार्डिया। अरे भैया हार्ट बीट का रेट जब बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, टक 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 टक, यानी टेकीकार्डिया, और घटेगा तो ब्रेडीकार्डिया। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बढ़ना यानी कि ब्रेडीकार्डिया, नहीं ऐसा नहीं होता, ब्रेडीकार्डिया मतलब होता है घटना, ठीक है। चलो अब है क्या, हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, हाँ मानव का विकास कैसे हुआ है, किस तरीके से मानव का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो सब भी समझ पाते हैं आप। इंक्वायरिंग इनटू फैसिनेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। एंड कुछ और भी चीज़ें आप समझिए कि जो स्कोप वगैरह इसमें HAP पढ़ने से फायदा क्या होगा। कह रहा देखो, टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, यानी पैथोलॉजी ऑफ डिजीज यानी बीमारी हुआ है ना, तो वो कैसे हुआ है, पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए हैं, ये सब कब समझोगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, CBC का एक रिपोर्ट है, आप लोग रिपोर्ट देखो और समझो। अब आप लोग बताओ, ये एक बेसिक सा देखो, CBC जानते हो ना सब लोग भाई, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, हाँ। जैसे एक CBC का रिपोर्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट का रिपोर्ट मैंने लगा दिया, आप लोग इसमें आइडेंटिफाई करो कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली बात है, सिंपल सा है कि जो भी प्रॉब्लम होगा
वो इसमें हाईलाइटेड होगा, डार्क कलर से दिखाएगा। रिपोर्ट देखने का तरीका यही है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक डार्क दिखा रहा है 3.8, क्या है, हीमोग्लोबिन है, तो इसमें हीमोग्लोबिन 3.8 है। एंड एक चीज और डार्क दिखा रहा है, आरबीसी काउंट 1.24 है ना, और क्या है, हेमाटोक्रिट 10.8 है, और बाकी सब चीजें हैं, है ना, ये सब चीजें हैं। लेकिन मेनली आपको दो चीजें देखने को मिला, एक हीमोग्लोबिन और एक आरबीसी। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, देख लो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 12 से 15, जबकि इसका आरबीसी का काउंट होता है 3.8 टू 4.8। अब यहां से आप क्या समझे, यहां से आप क्या समझे कि कहीं ना कहीं क्या, किस चीज का कंडीशन है, वेरी गुड, वेरी गुड, यानी कि यहां पर एनीमिया का कंडीशन है, एनीमिया का कंडीशन है ना, एनीमिया का कंडीशन है। एनीमिया में क्या होता है सर, तो देखो एनीमिया में आपका आरबीसी का मात्रा घट जाता है, खून की कमी, आरबीसी का मात्रा घट जाता है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन का भी मात्रा घट जाता है। तो ये तब आप समझ पाए रिपोर्ट को जब आपको पता है कि हाँ भाई आरबीसी का काम क्या है ना, हीमोग्लोबिन का क्या रेंज होता है, नॉर्मल क्या है नहीं है, उसके बाद आपको पता चल पाया। तो वही बात है, एचएपी आप पढ़ोगे, ब्लड पढ़ोगे पूरा, तभी तो आप समझ पाओगे हाँ भाई खून की कमी हुई या ज़्यादा हुआ रिपोर्ट वगैरह देख के, है ना। हाँ, तो ये कह रहा है टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेज, इन सब चीज़ों को समझने के लिए। जैसे बेसिक अब ब्लड की बात आई तो एक चीज़ आप लोगों को ऐड कर दे रहा हूँ, ब्लड में ध्यान रखना मेनली क्या क्या क्या, सीबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली चेक कराया जाता है। अब बताओ मुझे कि आरबीसी का नॉर्मल रेंज क्या होता है, आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, किसी को पता है, तो 4.5 टू 5.5 मिलियन है ना, पर MMQ ऑफ ब्लड, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब में 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होना चाहिए, ठीक है। एनीमिया मतलब होता है अरसलान जी खून की कमी, खून में आरबीसी का मात्रा घट जाएगा, है ना, कमजोरी फील होगी, एनीमिया रोग में खून कम हो जाता है जिससे कमजोरी फील होता है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको पता नहीं, अगर आरबीसी कम हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगा बताओ, अगर आरबीसी का नॉर्मल कम आ जाएगा तो इसमें समझ जाना कि ये क्या हो जा रहा है, कहीं ना कहीं एनीमिया का कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगर मान लो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज पता है किसी को, बताइए, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 6K टू 11K, 6000 से 11000 पर MMQ ऑफ ब्लड, यहाँ 6000 से 11000। तो अब अगर देखो डब्ल्यूबीसी का कम हो जाएगा मात्रा, है ना, अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ दिखे, खास करके बढ़ा हुआ, ध्यान रखना यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखता है, तो अगर बढ़ा हुआ दिखे तो मतलब क्या है, क्योंकि ये बॉडी में इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है ना। अब देखो डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, तो फाइट करना, किससे, जो भी पैथोजन है, जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उसको मारने का काम करता है। तो अगर बॉडी में कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया वायरस आया होगा तो हमारा डब्ल्यूबीसी, अगर तबीयत खराब हुआ है और डब्ल्यूबीसी ज़्यादा दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। हाँ, और बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए, जैसे 25,000 30,000 इसके कंडीशन में आ जाए, तो डब्ल्यूबीसी जब अनकंट्रोल्ड अचानक से बढ़ जाता है तो उसी को ब्लड कैंसर कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसको हम लोग ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकीमिया मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर, है ना। अगर अनकंट्रोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 20,000 25,000 डब्ल्यूबीसी हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर। वैसे प्लेटलेट्स में बेसिकली देखने के मिलता है कि इसका मात्रा घटता है ना, अक्सर बीमार हो तो मेजॉरिटी में देखने को मिलेगा कि प्लेटलेट्स घट गया, जो कॉमनली केस देखने को मिलता है, देखने को मिलता है आरबीसी घट गया तो एनीमिया, डब्ल्यूबीसी नॉर्मली बढ़ा हुआ है यानी इन्फेक्शन है, ज्यादा बढ़ गया ब्लड कैंसर है, प्लेटलेट्स घट जाता है अक्सर, है ना। प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 1.5 लाख, 1.5 लाख से कितना, 1.5 लाख से कितना, 4.5 लाख, 4.5 लाख, 4-4.5 लाख तक पर MMQ ऑफ ब्लड में होना चाहिए। लेकिन अगर प्लेटलेट्स का मात्रा घट रहा है तो वो इंडिकेट करता है आपकी बॉडी में कौन सा बीमारी बहुत पॉपुलर है, डेंगू, है ना। अरे डेंगू में होता है ना, डेंगू में होता है ना। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि देखो HAP पढ़ोगे, जब आप ब्लड पढ़ोगे तभी तो आप नॉर्मल कंडीशन और डिजीज कंडीशन में
आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप एचएपी में ही पढ़ते हैं, ये सब ट्रेलर है। अब जब ब्लड में पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ, वेरी गुड। तो अच्छे से पढ़ो भाई, मन लगाकर पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी ये सब चैप्टर, जो पहला चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखते नहीं हैं आप, है ना। मेन तो खेला शुरू होता है 4th नंबर चैप्टर से, लेकिन हाँ फिर भी चीज़ों को समझ रहे हैं क्या है नहीं है। चलो, क्या कह रहा है देखो, टू डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ सर्जरी। अब कोई सोचिएगा कि अभी सर इतने को पढ़ाइएगा, नहीं भाई, ये तो अभी थोड़ा सा बता दिए, जब ब्लड पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी बस एक चीज समझाना था कि हाँ एचएपी का क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, टाइफाइड वगैरह में भी प्लेटलेट काउंट होने लगता है, प्लेटलेट कम होने की वजह से बुखार वगैरह भी आता है, सब पढ़ेंगे, है ना। अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा है डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, तो नॉर्मल कंडीशन में डब्ल्यूबीसी कम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर कम देखने को मिले तो उसका इम्यूनिटी कमजोर हो गया है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया है ना। एंड ये सब चीजें आगे आपको समझ में आएगा। बस आज आपको ये समझना है कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है एनाटॉमी में, और फिर प्लस उसके स्कोप में कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने से आप क्या क्या चीजें सीखते हैं, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं देखो, डिफरेंट सर्जरीज टू डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ सर्जरी। भाई सर्जरी करोगे, सर्जरी कैसे होता है, कोई भी डॉक्टर सर्जरी कैसे कर पाता है, तो सर्जरी करने के लिए उसको पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। अगर भाई यूट्रस काट के निकालना है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वहां पे क्या है कैसे है ना। हाँ, टू नो द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल हेल्थ का नॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, पहले आपको जानकारी कैसे होगा। जैसे मैंने बताया कि किसी का रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर नॉर्मल कितना होता है, तो 12 से 16। अब भाई चौहान रिपीट हो जाएगा, कुछ भी खास नहीं है। देखो इस रिपोर्ट में ये कह रहा है ना कि देखो हीमोग्लोबिन भी कम है, 12 से 15 होना चाहिए, तो वो 3.8 है। आरबीसी भी कम है, तो इस कंडीशन को क्या कह देते हैं, एनीमिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। एंड रिपीट मैं एक ही कंडीशन में करूंगा ना दोस्त, जब आप लोग कमेंटबाजी कम करना करोगे। कमेंटबाजी के चक्कर में रहते हो, फिर जब पढ़ा देते हैं तो फिर बोलते हो रिपीट रिपीट, गलत बात, ये सब नहीं करना है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, टू नो द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ। पैरामीटर मतलब होता है पैमाना, जैसे क्या, नॉर्मल हेल्थ का रेस्पिरेशन रेट 12 से 16, 12 से 16 होता है। अगर किसी का 20-25 हो जाए यानी सांस फूल रहा है उसका, है ना। हाँ, तो ये चीज़ें बढ़ जाए तो दिक्कत है। जैसे आपका नॉर्मल रेंज है, हार्ट बीट का रेट मैंने बताया कि भैया हार्ट बीट का रेट नॉर्मल 70 से 72 होता है, लेकिन बढ़ जाए तो टेकीकार्डिया, घट जाए ब्रेडीकार्डिया। अब नॉर्मल रेंज आरबीसी का मैंने बताया, है ना, कि कहते हैं 4.5 से 5.5 मिलियन, अब वो घट जाए तो फिर दिक्कत है। तो नॉर्मल रेंज आपको कैसे पता चलेगा, बताओ कैसे पता चलेगा, एचएपी पढ़ने से पता चलेगा, ठीक है। हाँ, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन पैथोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स इफेक्ट चेंज इन एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर ये भी समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है। जैसे ठंडी आ रही है, गर्मी आ रही है, तो आपका बॉडी कैसे अडेप्ट करता है। जैसे आप जानते होंगे कि ठंडी में आपका बॉडी क्या करने लग जाता है, सीवरिंग, थरथराता है, क्यों, उससे हीट जनरेट होता है। वैसे गर्मी में पसीना छोड़ता है, उससे पानी निकलता है, जिससे कि बॉडी ठंडा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एचएपी में समझते हैं। ओवरऑल इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी हेल्थ, कैसे चीज़ें समझ में कम्युनिटी का हेल्थ अच्छा रख सकें, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। चलो, बेसिक था क्या होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का यूज। अब देखो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चन को करके दिखाओ, तब समझ में आएगा कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं। अभय कुमार कह रहे सर नोट्स कब बनवाओगे। नोट्स बनवाना मतलब क्या है कि हम आपको ऐसे, जैसे कॉलेज में होता है, हाँ लिखो ए स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियो, ये सब थोड़ी होता है भाई, ऐसा नहीं है भाई। नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा, आपको लिखना है, कॉपी में लिखते रहिए, है ना। नोट्स बनवाना मतलब क्या है भाई, ये सब थोड़ी होगा। दिन कटवा पढ़ाई नहीं होता है, ऑनलाइन में पढ़ाई होता है तो जेन्युइन, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, बताइए, जो बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करवाए वो क्या हो जाएगा आंसर, फिजियोलॉजी नहीं, होम्योस्टेसिस नहीं, पैथोफिजियोलॉजी नहीं, एनाटॉमी। अच्छा, सबका मतलब बताओ, चारों का मतलब। तो एनाटॉमी का मतलब तो आपने समझ लिया, स्ट्रक्चर की स्टडी। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन की स्टडी। अब होम्योस्टेसिस और पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। एनाटॉमी का मतलब इट इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, गुड।
फिजियोलॉजी में हम लोग करते हैं साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। गुड, बहुत बढ़िया। अब होम्योस्टेसिस का मतलब समझना होगा। होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हमारा बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस का फीचर है। वातावरण चाहे ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर घटता या बढ़ता नहीं है, बॉडी में हमारा मेंटेन रहता है। जैसे आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे अभी मैंने पसीना वाला एग्जांपल दिया, बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही है तो हमारा शरीर अंदर को मेंटेन करने के लिए, है ना, अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री के लमसम गर्मी हो गया है पूरा, तो उस कंडीशन में हमारा शरीर स्वेट करता है, पसीना छोड़ता है। क्यों? ताकि बॉडी को मेंटेन करके रख सके। समझ रहे बात को? हाँ। एंड एक कंडीशन ये भी होता है कि ठंडी में टेम्परेचर बाहर का कम हो जाता है, जबकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन है ना, तो उस कंडीशन में बॉडी सिवरिंग करता है, थर-थर करता है। तो एक्चुअली एक मैकेनिज्म जिसके द्वारा बॉडी का इंटरनल कंडीशन वो मेंटेन रहे। अब एक्सटर्नल कंडीशन यानी बाहरी कंडीशन चाहे बढ़े या घटे, उससे मैटर नहीं करे, वही वाली बात है। होम्योस्टेसिस इज द मैकेनिज्म दैट मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना, डेस्पिट द चेंज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल। एक्सटर्नली टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है डजेंट मैटर, इंटरनली मेंटेन करके रखे, इसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं, है ना। चलो, अब पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं तो पैथोलॉजी, पैथोलॉजी सेंटर होता है ना, तो पैथो वर्ड जहां पे भी आ जाए समझ लेना बीमारी से रिलेटेड है। तो बीमारी कैसे डेवलप हो रहा है उसको पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ डिजीज ऑन पैथोलॉजी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जो आपके बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मली जो कार्य करने की क्षमता है, और वो डिजीज की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है ना, कोई बीमारी हुई तो बीमारी के कारण आपके बॉडी का वो कार्य कैसे क्षति पहुंच रहा है, वो पैथोफिजियोलॉजी होता है। ठीक है, एक्चुअली बीमारी को पढ़ना। चलो, अब अगेन एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी। इस चैप्टर से तो अभी आज का लेक्चर एक बेसिक लेक्चर था, है ना, सारी चीज़ें मिला जुला कर थी। वन बाय वन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे चीज़ें समझेंगे, घबराइए नहीं, अभी नई शुरुआत है, हो सके कुछ चीज़ें समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, धैर्य बनाए रखिए, है ना। जैसे पिच पर बैट्समैन आता है, अब सामने वाला बॉलर है, पहले ही बॉल में डर जाएगा तो कैसे काम चलेगा। पहले बॉल को अगर नहीं छक्का चौका लग रहा है तो सम्मान दीजिए, सम्मान मतलब समझ रहे ना, रोकिए और समझिए, थोड़ा पिच पे टिके रहिए। जब पिच पे आप टिके रहेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो पहला क्लास है दोस्त, एक पहला बॉल है, पहले बॉल से कैसे आप घबरा रहे हो, है ना। गुड। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है बताओ। तो स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। वेरी गुड, आंसर बी। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, सब लोग तो यहाँ 6 ही लगा रहे हैं, सारे का आंसर आ रहा है, दिक्कत क्या आ रहा है। चलो, अब देखो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल की स्टडी, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं। सिंपली कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, मायोलॉजी, पैथोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बताइए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। देखो, मायोलॉजी में मसल्स का स्टडी होता है, मसल्स का, जबकि पैथोलॉजी में डिजीज की स्टडी होती है, जबकि आपका हिस्टोलॉजी में टिश्यूज, है ना, टिश्यूज की स्टडी। वही चीज़ें देखो लिखा हुआ है, मायोलॉजी मसल्स की स्टडी, पैथोलॉजी स्टडी ऑफ नेचर कॉज एंड प्रोसेस ऑफ डिजीज, बीमारी का अध्ययन, साइटोलॉजी सेल्स का अध्ययन, हिस्टोलॉजी टिश्यूज का अध्ययन। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दो। स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं बताओ। हेमाटोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ द ब्लड, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, तो ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी, है ना। ऐसे ही कुछ और भी टर्म्स आते हैं, जैसे हेमाटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ब्लड, पल्मोनोलॉजी मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी को कहते हैं, है ना। कार्डियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ हार्ट, ऑस्टियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बोन्स, एंथ्रोलॉजी यानी कि आपका हो जाता है स्टडी ऑफ जॉइंट्स, मसल्स की स्टडी मायोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब आईज की स्टडी, आईज आंखों की अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स की स्टडी को कहते हैं, एंथ्रोलॉजी यानी वही चीज़ें स्टडी ऑफ जॉइंट्स। इस तरीके से कुछ चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको करा दिया गया। ठीक है, तो पहला लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। जो भी चीज़ें थी, है ना, मैं जो और भी सारी चीज़ें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सीबीसी रिपोर्ट वगैरह बताया, वो सब एक
आगे की चीज़ें हैं, आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के क्लास में बस इतना समझना था कि एनाटॉमी क्या है, वो समझ में आ गया होगा, कि फिजियोलॉजी क्या है और एचएपी पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हैं। समझ रहे बात को? बस इतना समझना था। अगर इतना समझ में आ गया तो फाइनली आपका क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, है ना। और इंस्टा मिथिलेश सर ऑफिशियल है, इससे भी जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट मिलता रहे आप लोगों को टाइम टू टाइम। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।